गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। देखना, आज की इस वीडियो में हम मूल विधि पर आधारित जो हमने क्वेश्चन सीरीज या मॉक टेस्ट के लिए सीरीज स्टार्ट किया, आज ये दूसरी वीडियो होगी उसकी। इससे पहले हम 25 क्वेश्चंस कर चुके। आज क्वेश्चन नंबर 26 से आगे 50 तक हम अपने सारे क्वेश्चंस करते हैं। देखना, ये एसआई के लिए ओरिएंटेड होगा, चूँकि इसमें एसआई परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे काफ़ी। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। बलात्संग की पीड़िता का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। देखना, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन है, जो हमारी लास्ट वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन किए हैं, इससे ओनवर्ड करना चाह रहे हैं। बलात्संग को आप इंग्लिश में रेप कह सकते हैं। रेप कहिए या बलात्कार कहिए। तो बलात्संग या रेप की पीड़िता का परिचय प्रकटन वर्ड का मीनिंग समझिए आप। अपीयरेंस, हाजिर होना, APPERANCE, अपीयरेंस। तो बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। देखना, जो बलात्संग होगा, रेप, ये तो 375 और 376 में आएगा, 375 और 376, लेकिन वहाँ पर उसको अपीयर होना है। अब ये धारा आ जाएगी 228 में आएगा, फिर ये है ना। तो ये आईपीसी की धारा कौन सी, 228 में। उसका परिचय प्रकटन यानी कि बयान जो लिया जाएगा वहाँ पर, और इसकी परिभाषा क्या होगी, ये 375 या 376 में बताया गया है। इसे आगे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। पहले समझते हैं मानव वध क्या होता है। देखना, क्वेश्चन आया कि वध और हत्या में क्या अंतर होता है। वध और हत्या में, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए पहले, फिर आपको डिटेल बताएंगे। जैसा ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए बी की हत्या करता है, यानी कि ए बी को मारता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर बी अपना बचाव नहीं करता या ए ने इसको धोखे से मारा है, तो ये क्या वध कहलाएगा, होमिसाइड। ये तो वध हो जाएगा। मान लीजिए बी ऐसा है, इसके पास कोई वेपन्स नहीं है, ना इसने अपने बचाव के लिए कोई कार्य किया, लेकिन ए ने तब भी इसको मार दिया, ये क्या कहलाएगा, वध। लेकिन अगर ए और बी के बीच, दोनों के बीच झगड़ा होता है और एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, तब ये ए बी को मारता है, अब ये हत्या हो जाएगी। मान लो ए के पास में तलवार है, बी के पास में चाकू है, तो तलवार से इसने प्रहार किया बी पर, तो इसकी मृत्यु हुई, यानी कि बी हत्या हो जाएगी बी की। और अगर बी अपना बचाव नहीं करता तब वध हो जाएगा। इसको स्पष्ट करते हैं। देखना, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, ऐसे इंटेंशन से जो जिससे मृत्यु हो सकती है, आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, आशय का मतलब इंटेंशन होता है इरादा, आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभव हो, वह यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभव है कि उस कार्य से मृत्यु कारित हो सकती है, यानी कि ए ऐसे कार्य को जानता है कि इस कार्य को करने से बी की मृत्यु हो जाती है। अगर बी अपना बचाव करता है, बचाव करते हुए मारा जाता है, तब तो ये हत्या। और बी ने अपना बचाव नहीं किया, ये ऐसा है, हेल्पलेस है, तो अब ये वध हो जाएगा, है ना, या धोखे से मारा गया है। तो मृत्यु कारित कर दे, तो कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध होगा, ये मानव वध कहलाएगा। तो एक लाइन में अगर कहें, ए अगर बी को धोखे से मारता है, या बी ने अपना बचाव नहीं किया है, या ये हेल्पलेस हो गया, असहाय हो गया, तो बी का वध हो जाएगा, होमिसाइड। और हत्या किस में आती है, 300 में आती है। अब हत्या समझते हैं। देखना, हत्या क्या होगी, इसका एग्जाम्पल दिया गया है। पहले मानव वध का हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दृष्टांत का मतलब उदाहरण। क्या उदाहरण, क्या एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है, आशय का मतलब इरादा, क्या, या ए मान लीजिए, ए ने एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस इरादे से बिछाता है कि तद द्वारा मृत्यु कारित हो सके, कि अगर कोई गड्ढे में गिर जाए इससे मृत्यु हो सकती है। यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभव है ना, संभव कि तद द्वारा मृत्यु कारित हो, किसके द्वारा मृत्यु हो सकती है। यह विश्वास करते हुए, दूसरा व्यक्ति, इसको हम बी लिख लेते हैं, बी यह विश्वास करते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है, उस पर चलता है, उसमें गिर पड़ता है और मारा जाता है, क्या ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया, यानी कि धोखे से मार दिया बी को, ए ने बी को धोखे से मार दिया, तो ये मानव वध हो जाएगा अगर धोखे से मारता है ना। और अगर धोखे से नहीं मारता, दोनों में युद्ध होता है, वो हत्या मर्डर हो सकता है। तो देखना, हत्या क्या होती है, अनुच्छेद इसमें आईपीसी में बताई गई 300 में। मानव वध किस में आएगा, 299 में। और हत्या किस में आ जाएगी, 300 में। क्या होता है, यहाँ से देखते हैं, है ना, अपवादित दशाओं को छोड़िए सभी। मानव वध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है ना। और भी कंडीशन है, वो हमने आगे लिखी नहीं है। तो अगर ये उसमें दोनों ही एक दूसरे पर प्रहार करते हैं और एक मारा जाता है, ये क्या हो जाएगी, हत्या हो जाएगी।
अब इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है 26, निम्नलिखित में से किस वाद में आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया है। मानववध और हत्या में, यानी कि आईपीसी की जो धारा है आईपीसी 299 और 300 में किस में अंतर बताया गया है। तो ये एक रेन बनाम इसका मामला हुआ था गोविंदा का, रेन बनाम गोविंदा का एक मामला था और इसमें ये डिफाइन किया गया था कि वध अलग होता है, हत्या अलग होती है। चूंकि वध धोखे से किया गया है, इसमें फिर धारा 302 लग जाती है, यानी कि हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो उसको मृत्यु दंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है KM नानावती बनाम स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है। ये किसका वाद है, किसका मुकदमा है। यहाँ पर गंभीर और अचानक प्रकोपन के संबंध में। अचानक प्रकोपन का मतलब होता है जैसे प्रकोपन, उकसाना, एक्साइट करना, एक्साइटेड करना, उकसाना भी कह सकते हैं इसको, उकसाना। अगर किसी को किसी गंभीर अपराध के लिए उकसाया गया है तो उसे क्या प्रकोपन कहेंगे। तो गंभीर कोई उकसाया गया है किसी मामले में, तो ये किसका केस था, एक नानावती बनाम स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आगे देखिएगा 28, मृत्युदंड विरले से विरलतम है ना, रेयर इन रेयरेस्ट है ना। मृत्युदंड विरले से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर संभव बचाने की कोशिश की गई है ना। अभी निर्धारित किया गया है, किस केस में अभी निर्धारित किया गया है, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। बहुत फेमस केस है कि भी पूछते हैं कि ये केस किससे संबंधित है। तो मृत्युदंड किसी को तभी दिया जाए जब वो रेयर केस हो जाए है ना, वरना हर संभव बचाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु। देखना दहेज मृत्यु क्या होती है, ये धारा आईपीसी की 304 आता है, उसमें भी बी पार्ट आता है। तो दहेज मृत्यु क्या होगी, ये धारा 304 ख में आ जाएगा यहाँ पर। तो इसमें क्या बताया गया, पहले इनमें अंतर समझ लेते। दहेज मृत्यु क्या होती है, जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी है ना, 7 वर्ष होगी कम से कम, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। आजीवन कारावास भी मिलता है। देखना आजीवन कारावास किन्हीं राज्यों में 20 वर्षों के भी लिए लागू है और कहीं कहीं पर ये शेष बचे हुए जीवन के लिए भी लागू है, यानी कि हमारी अंतिम जो आयु है ये वहीं पर कटेगी अब है ना, जेल के अंदर ही, जब तक जेल प्रशासन उचित जैसा ना समझे। मान लो हम गंभीर बीमारी से पीड़ित हुए हैं तो हमें चाहे वो छोड़ सकते हैं। फिर जो दहेज मृत्यु है, मृत्युदंड किस में आता है, वैसे 302 में, लेकिन दहेज के मामले में अगर मृत्यु है तो ये 304 बी में आ जाएगा, तो 304 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यपहरण का उपबंध है। फिरौती जैसे अपहरण कर लेते हैं, किडनैपिंग कर लेते हैं, उसके लिए फिर रैंसम मांगते हैं, वो फिरौती मांगते हैं, तो ये किस में उपबंध है और क्या सजा उसको दी जाएगी, 362 में, 362 में बताया गया फिरौती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सिद्धांत दिए हैं। कौन सा मामला था वो, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का एक मामला था जिसमें लैंगिक उत्पीड़न होता है, जैसे सेक्सुअल कोई हरासमेंट है उसके लिए था। 32 क्वेश्चन क्या है, भारतीय दंड संहिता में चोरी परिभाषित किया गया। देखना चोरी किसे कहेंगे, चोरी में क्या हो जाएगा, एक जंगम अपराध होते हैं, जंगम संपत्ति है ना, जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति के अंदर भूमि या भूमि से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं आती, यानी कि जिनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है सिर्फ वही आएंगी। देखना अगर हम एक भूमि हड़पते हैं तो वहाँ पर वो चोरी नहीं होगी। भूमि पर कोई पेड़ लगे हैं, हमने पेड़ को काट कर कहीं बेच दिया, ये चोरी में आ जाएगा। अब पेड़ वैसे उस पर ही उगे हैं, जब तक ज़मीन पर भूमि पर पेड़ उगे हैं तो वो जंगम नहीं है, और जैसे ही हमने पेड़ को अलग किया वो जंगम हो जाएगा। तो कोई भी ये दिया है भारतीय दंड संहिता में चोरी परिभाषित है। तो चोरी किस में है, 378 में बताया गया कि चोरी, यानी कि जब हम किसी चीज़ को चुरा कर ले जाते हैं, जैसे हम किसी के खेत में से अगर पेड़ लेकर गए हैं तो वो चोरी में आ जाएगा, लेकिन हम किसी की भूमि नहीं चुरा सकते, तो जिसको हम चुराते हैं वो क्या जंगम संपत्ति हो जाएगी। आगे इसके बारे में दिया हुआ देखना डिटेल, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की संपत्ति के बिना सम्मति का मतलब सहमति, उस व्यक्ति की सहमति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले जाता है। जंगम संपत्ति क्या होती है, भूमि के अलावा अन्य प्रॉपर्टी है ना, जैसे हमारी साइकिल, हमारी गाड़ी, हमारी कार या जो भी कुछ है वो हो सकता है ना। कोई मान लीजिए हमारा लैपटॉप लेकर जाता है तो ये किस में, जंगम संपत्ति में आ जाएगा। बेईमानी से ले जाने के आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है।
यानी कि वो चोरी की श्रेणी में आ जाएगा। आगे, चोरी, लूट और डकैती में क्या अंतर होता है, इनको डीपली आप समझिए। देखना, चोरी क्या होता है, आपको भी बताया कि जो जंगम संपत्ति, जंगम कैसी होती हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी होंगी भूमि के अलावा, तो चोरी कब और लूट कब होती है। देखना, चोरी और लूट में अंतर समझिए। चोरी को स्टील कहते हैं, लूट को लूट ही कहेंगे और डकैती को रोबरी कहेंगे। तो इनमें क्या डिफरेंस हुआ तीनों में। यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति का मतलब कोई अंग भंग कर देना, जैसे हाथ काट देना, चोट पहुंचा देना, है ना, चोट भी कह सकते हैं हम इसको, या कोई अंग भंग भी हो सकता है, अंग भंग करना, उपहति, या उसको सदोष अवरोध। सदोष का मतलब वो जानते हुए ये समझता है कि ये अपराध है, फिर भी सदोष अवरोध, या तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है, वो उसको डराता है ना। मान लीजिए ये कहा कि मैं तुम्हारे गोली मार दूंगा अगर ये इसमें आपने अवरोध किया या रोकने की कोशिश की, तो करता है वह कारित करने का प्रयत्न करता है। तो चोरी क्या हो जाएगी, देखना, चोरी तो एक ये, चोरी कब लूट कहलाएगी, आप इसको ऐसे समझो। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए एक चोरी करता है और ये कब लूट करता है, यानी कि केस लगभग एक जैसे होंगे, लेकिन जो बारीकी का अंतर है वो देखिएगा। अगर इसने बी की कोई वस्तु चुराई है, समझो इसने एक कार चुराई है, बी की एक कार, ए बी की एक कार चुराता है, चोरी। लेकिन अगर ए बी को मारने की धमकी भी देता है कि जान से मार देंगे, या कनपट्टी पे पिस्तौल लगा दिया, चाकू लगा देते हैं और ये कहेंगे कि कुछ नहीं करना वरना तुम्हें मार देंगे, अगर धमकी भी इसमें दे दी गई, धमकी किसी अंग भंग करने की या मारने की या कोई भी हानि पहुंचाने की, अब ये लूट हो जाएगा। यानी कि लूट ऐसी चोरी जो धमकी के साथ की गई है वो लूट कहलाती है। फिर से देखिएगा, ऐसी चोरी जो धमकी के साथ में, या तो जान से मारने की धमकी दी गई है या कोई हमारा अंग भंग करने की धमकी दी गई है, मार पिटाई की धमकी दी गई है, अगर उसमें धमकी थ्रेट भी होगी अब वो लूट हो जाएगा। तो चोरी और लूट में क्या अंतर हुआ, चोरी यानी कि छोटी है, लूट बड़ी समझिए आप, लूट में एक धमकी भी शामिल होगी, धमकी। डकैती क्या होगी फिर, रोबरी, इसकी धारा आती है 391। डकैती क्या होगी, जबकि 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर, इसमें ध्यान देना है आपको, 5 या अधिक व्यक्ति, एक जमाव वर्ड होता है, जमाव, आगे क्वेश्चन भी आया हुआ है, जमाव। जमाव क्या होता है, असेंबली, अनलॉफुल असेंबली, गैर कानूनी जो जमाव होगा जहाँ पर 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठा होंगे वो जमाव हो जाएगा। जमाव को तितर बितर करने के लिए ही धारा 144 लगाई जाती है। तो 141 की धारा में है जमाव, तो क्या, जबकि 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं, तो लूट अगर करेंगे वो डकैती हो जाएगी। मान लीजिए एक बैंक को लूटना है तो वहाँ 5 या 5 से अधिक लोग होने चाहिए, तो जब वो जाएंगे उसमें और वहाँ पर जान से मारने की धमकी भी देंगे, वो क्या, डकैती हो जाएगी। और अगर उन्होंने धमकी नहीं दी वो लूट हो जाएगी, है ना। और अगर वहाँ पर कोई मान लीजिए नहीं, वो चोरी हो जाएगी। तो चोरी, लूट और डकैती में क्या डिफरेंस होता है ये इसमें आपको बताया गया है। अगर अब भी समझ में नहीं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, लूट के लिए क्या दंड होगा। अब ये देखना है कि ये लूट दिन में की गई है या रात को की गई है, इसके लिए सजा के अलग अलग प्रावधान है। जो कोई लूट करेगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा। कठिन कारावास क्या होता है, जिसमें जेल में काम भी करना पड़ता है, सश्रम कारावास होता है। एक साधारण कारावास और एक कठोर कारावास या कठिन कारावास, जिसको रिगोरस इम्पेरिजनमेंट, इसमें जेल में ही हमें काम करना पड़ेगा कुछ, हालांकि उसका मेहनताना भी मिलता है बाद में, और ये 10 वर्ष तक की सजा होगी और कठिन कारावास होगा, लेकिन दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और यदि लूट राजमार्ग पर की गई, ध्यान दीजिएगा, राजमार्ग, नेशनल हाईवे, NH, यदि लूट नेशनल हाईवे पर सूर्य अस्त और सूर्य उदय के बीच की गई है, यानी कि शाम से और रात तक, ये रात में अगर की गई है हाईवे पर, इसमें हाईवे का ध्यान देना है आपको, हाईवे पर अगर ऐसा किया गया है, इसके बीच में कोई लूट, तो कारावास 14 वर्ष का होगा, तब 14 ईयर्स के लिए लगेगी। फिर से समझिए, अगर कोई लूट होगी तो लूट के लिए 10 साल का प्रावधान सजा का, और उसमें भी कठिन कारावास, और वहाँ पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है या दोनों भी देने पड़ सकते हैं। और यही घटना अगर किसी हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर, जो बड़ी सड़कें होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर हैं सहारनपुर में नेशनल हाईवे नंबर ये 58 में आ जाएगा, अगर कोई इस राजमार्ग पर की गई है और ये सूर्य अस्त से और सूर्योदय के बीच, यानी कि शाम से और सुबह तक के, यानी कि रात को अगर की गई है, तो इसमें कारावास की सज़ा 14 वर्ष हो सकती है। नेक्स्ट देखिएगा,
मूल, हाँ इसमें दिया गया 33 क्वेश्चन है, इससे पहले हम कर चुके। भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित है, तो लूट की परिभाषा किस में बताई गई है? 390 में, है ना। और डकैती किस में? 391 में। और चोरी किस में? 378 में। तो यह पीछे क्वेश्चन भी आया था। क्वेश्चन 34, डकैती का अपराध करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक हो जाएगा इसमें? चोरी या उद्यापन। चोरी, डकैती तभी होगी जब चोरी हम करने के उससे जाएंगे और हमें किसी ने वहाँ पर धमकी दी। एक ये वर्ड समझिए आप, ये उद्यापन क्या होता है? उद्दीपन या उद्यापन। ए बी के यहाँ पर घर में चोरी करने के लिए जाता है, अगर वो खिड़की तोड़कर जाता है या ये चुपचाप से जाता है, उसको सेंधमारी बोलते हैं, आगे वर्डिंग आएगी। तो ए को बी के यहाँ पर चोरी करनी है, अगर बी इसका बचाव करता है अपना और ए इसको धमकी देता है, अब ये लूट हो जाएगी। लेकिन अगर ये 5 से अधिक लोग गए हैं, अब ये डकैती हो जाएगी, रोबरी, है ना। तो डकैती के लिए क्या आवश्यक है? चोरी या उद्यापन। ए तो चोरी करने के उद्देश्य से गया था, फिर वहाँ पर पिस्तौल से चाकू से धमकी दी गई। उद्यापन क्या हो जाएगा? जितने भी ये लोग हैं ना, ए बी सी डी जितने भी होंगे, मान लो 5 लोग चोरी करने के उद्देश्य से गए, वही फिर वहाँ पर लूट हुई, ये जो घटना होगी ये उद्यापन होगा। और ए बी सी डी ने, इन्होंने जो 5 लोग यहाँ पर गए थे, इन्होंने क्या किया? वो या तो डकैती में आएगा या फिर रोबरी में, लूट में आ जाएगा। ये रोबरी होगी या फिर लूट, है ना। जैसे ए द्वारा किया गया घटना क्या आ जाएगी? डकैती आ जाएगी, या जैसे 5 से अधिक लोग हैं और इन्होंने, ये जो क्रिया यहाँ पर होगी इसको उद्यापन कहेंगे। ओके, आगे देखिएगा। क्वेश्चन 35, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? तो ये किस धारा में होगा? जैसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार 97 में आ जाएगा, यानी कि अपनी हम सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। नंबर 36, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? आत्मरक्षा का उपलब्ध नहीं है कि जब अगर लोक सेवक द्वारा कोई किया गया कार्य, यानी कि कोई सरकारी पद पर है, लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। देखना कल की हमने वीडियो में बताया कि ग्राम प्रधान भी लोक सेवक होता है एक। नेक्स्ट देखिएगा, क्या होती है स्त्री लज्जा, है ना, धारा 354 में है। इससे आगे क्वेश्चन अभी आएंगे, तो पहले इसको समझते हैं स्त्री लज्जा क्या है। जैसे किसी स्त्री की मानहानि को हम नुकसान पहुंचाते हैं या उनकी इंसल्ट करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करती है जिससे वो, तो क्या दिया है? कोई व्यक्ति या महिला का नातेदार, चाहे कोई व्यक्ति या उसका रिश्तेदार है, नातेदार है, स्त्री की लज्जा भंग करने के जानबूझकर आपराधिक बल या हमला करेगा, अर्थात किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ जिससे महिला को शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तब ऐसा करने वाला व्यक्ति धारा 354 के अंतर्गत दोषी है ना, जिससे उसकी लज्जा भंग हुई है। तो ये किस में आएगा? 354 में। उसको क्या दंड दिया जाएगा? पनिशमेंट क्या होगा? सजा क्या होगी? देखना है। 354 के अंतर्गत दंड का प्रावधान, इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है, उससे समझौता एग्रीमेंट वो नहीं हो सकता, एक कंप्रोमाइज। यह संज्ञेय और ये अजमानती, गैर जमानती वारंट हो जाएंगे इसके खिलाफ जारी। संज्ञेय अपराध और अजमानती अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार किसी भी मजिस्ट्रेट को होता है, जो दंडाधिकारी होगा उसको सुनवाई का अधिकार होता है। सजा इस प्रकार के अपराध के लिए कम से कम 1 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक की कारावास एवं जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। सजा कितनी है? 1 से 5 वर्ष तक इसकी सजा हो सकती है। अच्छा, आया समझिए स्त्री लज्जा क्या होती है। तो इस पर आधारित क्वेश्चन क्या आए हुए हैं हमारी एसआई की परीक्षा में, वो देखते हैं। 37 में है कि आत्मरक्षा का अधिकार क्या होगा? आत्मरक्षा हम कब कर सकते हैं, है ना? सभी उपयुक्त सभी में क्या? अपने शरीर के प्रति अपराध के प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, यानी कि जैसे हम फैमिली मेंबर्स होते हैं, हम प्रतिरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। चोरी, लूट आदि के अपराध से प्रतिरक्षा, उपरोक्त सभी। तो आत्मरक्षा में ये सभी आ जाएंगे, सेल्फ डिफेंस में। 38, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है ना। ये किस में दंडनीय बताया गया है? अभी आपको बताया 354 में। और किस में? आईपीसी की धारा होगी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता में सेक्शन नंबर 354 में बताया गया ये चीज़। आगे देखिएगा, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? ये तो उपरोक्त सभी से अभी हमने डिस्कस किया था, फिर से क्वेश्चन ये रिपीट हो गया। आगे ये इसका आंसर डी हो जाएगा आत्मरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? दहेज मृत्यु, बलात्कार, हत्या और कन्या भ्रूण हत्या। तो बलात्कार से संबंधित हो जाएगी, है ना। आगे आइएगा
41 भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? आपराधिक षड्यंत्र आईपीसी की धारा 120 ए में किया गया है। इसमें क्या है ऐसा देखना, षड्यंत्र कंस्पायरेसी किसे कहेंगे? अगर हमारे मन में कोई मनसीरिया है, मनसीरिया मनस्थिति को बोलते हैं, अगर आपराधिक मनसीरिया है, हमारे मन में ऐसा विचार है कि हम अपराध करने के लिए और उसे जानते हैं हम अपराध को, ऐसा आशय है हमारा इंटेंशन, और इस इंटेंशन को हमने किसी को बताया है, शेयर किया है, अब हम 2 या 3 लोग मिलकर ऐसी घटना को अंजाम देंगे, वो क्या षड्यंत्र हो जाएगा, है ना। ये भी अपराध के करने की एक घटना वो होती है। स्तर की कितने स्तरों का होता है? 4 स्तरों का होता है, उसमें एक षड्यंत्र भी होता है। देखना एसआई में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन कि षड्यंत्र क्या होता है। 42 भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया? देखना दंगा किसे कहेंगे? कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक प्लेस होंगे, जैसे स्टेशन है या फिर प्लेटफॉर्म है या बस स्टैंड है या कहीं मार्केट में, जो भी पब्लिक प्लेस होंगे वहाँ पर 2 या 2 से अधिक या तो 2 या 2 से अधिक लोग शांति भंग करते हैं, लोक शांति उन्होंने भंग की है ना। तो क्या देखना इसकी एक्सप्लेन कैसे किया गया है? जबकि 2 या 2 से अधिक लोग स्थान में लड़कर लोक शांति में, है ना, विध्वंस डालते हैं, शांति भंग करते हैं, यानी कि तब यह कहा जाएगा कि वे दंगा करते हैं, यानी कि दंगे में हो जाएंगे, वो एफरे में हो जाएंगे। सॉरी, अच्छा, तो इसके लिए जो आर्टिकल की व्यवस्था की है, सेक्शन कौन सा हो जाएगा? 159। हम ये आईपीसी की धारा कौन सी है? 159 में आ जाएगा, दंगे इसमें होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 और 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है ना। 14 में क्या समान नागरिक, सॉरी यह ना समान नागरिक संहिता, सभी को बराबर का अधिकार है, यानी कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान गलत बोल दिया मैंने, फिर से देखिए आप 14 में विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, यहाँ पर समानता की बात की गई, यानी कि कानून सबके लिए बराबर और सबको बराबर कानून मिला हुआ है। 21 में क्या है? 21 में जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं होगा, यानी कि हम कोई भी, जैसे आत्महत्या एक दंडनीय अपराध होगा, टू कमिट सुसाइड इज ए पनिशेबल ऑफेंस, ये किस में? 21 में बताया गया है। तो ये हमारे जो मौलिक अधिकार हैं ये किसके अगेंस्ट हो जाएंगे? 303 के, आईपीसी की धारा 303 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, छल की सजा का संबंध निम्न में से आईपीसी की किस धारा से है? छल, देखना छल क्या होता है? अगर हम मैनिपुलेट करते हैं, मान लीजिए मैं इस नाम से हूँ और कुछ और नाम से बनकर चला गया, मान लो नाम है हमारा ए और हम बी नाम से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, या कोई वस्तु है इसको मैनिपुलेट कर दिया, उसकी क्वालिटी कुछ और है, हमें कुछ और क्या कर बता दिया, उसने सेल कर दिया, तो ये किस में आ जाएगा? छल। जैसे छल और कपट होती है ना, कपट को फ्रॉड बोलते हैं, छल को है, छल का अर्थ कहा जाएगा कि ए व्यक्ति है और ये बी बनकर चला जाता है, धोखाधड़ी भी कह सकते हैं। तो ये किस में आ जाएगा? आईपीसी की धारा 417 में हो जाएगा छल। नेक्स्ट देखिएगा 45, निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है ना? हत्या, दहेज हत्या, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना आईपीसी में दंडनीय है, यानी कि जैसे अगर भारत सरकार के विरुद्ध हम युद्ध छेड़ते हैं तो हमें मौत की सज़ा दी जा सकती है, फांसी, धारा 302 लग सकती है हमारे ऊपर, देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा। 46, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण एबेटमेंट की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत है? दुष्प्रेरण, देखना आत्महत्या के लिए हमें प्रेरित करना, हमें एक्साइट करना आत्महत्या के लिए, ये आईपीसी की किस धारा में आ जाएगा? 306 में। और 307 में क्या है? आत्महत्या करना, है ना। तो 306 में अगर कोई हमें उकसाता है इसके लिए, है ना, कि तुम ऐसा कीजिए, ये दुष्प्रेरण करता है, मैनिपुलेट करता है। नेक्स्ट, गहरी चोट के प्रकार पूछेंगे कि चोट कितने प्रकार की होती है, जिसको उपहति भी कहते हैं, घोर उपहति, है ना, घोर उपहति वर्ड आया है, ये आईपीसी की धारा किसमें? 320 में हो जाएगा, घोर उपहति, यानी कि गहरी चोट 8 प्रकार की होती है। क्या उपहति की केवल नीचे लिखी किस्में घोर कहलाती हैं? कौन कौन सी घोर होंगी? ये 8 किस्में होती हैं, यानी कि 8 प्रकार के होते हैं। एक तो पुंसवहरण, है ना, जैसे कुछ हमारा उन्होंने हरण कर लिया, यानी कि जैसे अपहरण भी होता है ना, उसमें करते हुए को गहरी चोट आई है। दूसरा, दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेदन, है ना, हमारी दृष्टि उन्होंने भंग कर दी किसी आँख की, यानी कि आँख पर चोट पहुंचाना। तीसरा हो जाएगा दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति स्थायी विच्छेदन, वहाँ पर वो स्थायी हुआ, परमानेंट, अब हमें सुनने की शक्ति गायब होगी, ये किसमें? गहरी चोट में आ जाएगी। किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेदन, यानी कि हमारे चोट लगी है जोड़ों पर, वो भी हो जाएगी। 5वां क्या होता है? किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश करना,
कोई भी हमारा अंग है ना, अब वो काम नहीं करेगा आगे से। नंबर 6 में आ जाएगा सिर या चेहरे का स्थायी ये विद्रुपीकरण। तो क्या हो जाएगा, अगर सिर पर या चेहरे पर हमारी कोई गंभीर चोटें आई हैं, वो भी गंभीर चोट का एग्जाम्पल होगा। 7वां अस्थि या दांत का भंग या विंसदान। तो अस्थि हड्डी को या दांत को गंभीर चोट हमारी पहुंची है, ये भी अस्थि में। 8वां हो जाएगा कोई उपहति, यानी कि कोई हर्ट। उपहति को हर्ट भी कहते हैं, हर्ट, HURT, हर्ट। तो कोई उपहति जो जीवन को संकटापन कराती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शरीर पीड़ा में रहता है। अगर 20 दिन तक हम कष्ट में यानी कि सफरिंग अगर कर रहे हैं या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ करता है, ये भी गंभीर चोट में आएगा। यानी कि 20 दिन तक अगर हम बेड पर है गंभीर, तो ये गंभीर चोट में माना जाएगा। तो इसके 8 प्रकार बताए गए हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा गया है कि गंभीर चोट कितने प्रकार की होती है। देखना क्वेश्चन नंबर 47, IPC की धारा 320 में गहरी चोट में कितने प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया। तो 8 प्रकार की चोटें हैं, है ना, डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, IPC की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया है। तो 141 में आ जाएगा, इसीलिए धारा 144 होती है जब इनको तितर बितर करते हैं। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर खड़े नहीं हो सकते अगर वो विधि विरुद्ध है, कोई ऐसा कंस्पायरेसी षड्यंत्र रचते हैं, तो सरकार उन पर रोक लगा सकती है। नेक्स्ट, ये एस वरदराजन बनाम स्टेट बैंक का संबंध किस केस से है। तो देखते हैं, धारा 363 से संबंधित है, IPC की धारा 363। केस को ऐसे याद कर लीजिएगा। 50वां, फिर रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया। तो सेंधमारी होती है, जैसे हाउस ब्रेकिंग, इसको क्या बोलते हैं, सेंधमारी। वो सेंधमारी करता है, यानी कि चोरी उद्देश्य से हो सकता है कुछ भी, सेंधमारी की अलग सजा होती है। तो ये जो 50 क्वेश्चन हैं, हमने आज ही 25 या 26 क्वेश्चन किए हैं और पहली वीडियो भी इस पर आधारित थी। इससे आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। कोई ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारा SI का एग्ज़ाम है, तो SI के एग्ज़ाम में अगर आप ये भी कर लेते हैं, ये भी NF हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो इसी के साथ ही ओके, थैंक यू।